हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड एंड सेफ। सो गाइस, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ेंगे, दैट इज असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है जी। और ये चैप्टर फॉर सी एस एग्जीक्यूटिव ओल्ड एज वेल एज न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए है। इस चैप्टर को पूरा ध्यान से वन गो में पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। हालांकि मुझे मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चैप्टर से डरते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चैप्टर को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है। तो आई एम वेरी श्योर कि आज अगर आप मेरी पूरी क्लास ले लोगे वन गो के अंदर तो आपको ऐसा लगेगा कि इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है, प्रोवाइडेड समझने का तरीका ठीक होना चाहिए था। ठीक है जी। यस सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असेसमेंट प्रोसीजर के साथ। सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि असेसमेंट का क्या मतलब होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म असेसमेंट? ठीक है। और उसके बाद ना मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगा। वो चार्ट जिसको समझ आएगा ना उनको पूरा समझ आ जाएगा कि ये चैप्टर एक्चुअली में पढ़ना कैसे चाहिए था। क्लियर है? ठीक है सर। देखिए असेसमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए आम तौर पे ना आप सबको मालूम है कि कोई भी पर्सन जब कोई भी इनकम अर्न करता है तो वो अपनी उस इनकम की डिटेल को फर्निश करता है रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर। ये हम सबको मालूम है कि एवरी पर्सन जो भी इनकम अर्न करेगा और अगर उसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से अधिक होती है तो लॉ कहता है कि आपको फर्निश करनी होगी अपनी रिटर्न ऑफ इनकम। क्लियर है सर? अब क्वेश्चन ये है कि ये जो रिटर्न ऑफ इनकम हम फर्निश करते हैं ये क्यों करते हैं। देखिए ये हम इसलिए करते हैं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपकी रिटर्न को प्रोसेस कर सके। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि वो चेक कर सके कि जो भी आपने अपनी इनकम की डिटेल्स दिया है क्या उस डिटेल में आपने जो कंप्यूटेशन करा था वो करेक्ट था या नहीं था। ठीक है जी। तो बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी उस रिटर्न को प्रोसेस कर सके, वेरीफाई कर सके, असेस कर सके। क्लियर है? एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज असेसमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट बोलते हैं। क्या सबको क्लियर? यस सर। अब इंडिया में असेसमेंट कितने तरह की होती है, कैसे असेसमेंट की जाती है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो आइए चलिए जरा सिंपल मीनिंग ऑफ असेसमेंट समझ लेते हैं क्या है, और फिर हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स। ठीक है। कहता है एवरी असेसी हैज टू सबमिट हिज इनकम डिटेल्स टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट by filing his income tax return. Such return is being assessed by income tax department, and such process of examining your income tax return by income tax department is called as assessment. ठीक है सर। अब क्वेश्चन ये है कि कितने तरह की असेसमेंट्स हो सकती हैं, और ये जितनी भी मैं आपको लिखवा रहा हूं ये सारी हम लोग वन बाय वन करके आज ही पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले होती है बेटा सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 140 ए के अंदर पूरे डिटेल में समझेंगे। सेल्फ असेसमेंट क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है, सब समझाऊंगा। एक होती है रेगुलर असेसमेंट जिसको हम सेक्शन 143 में पढ़ते हैं। क्लियर है? एक होती है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 144 के अंदर। एक होती है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट रीअसेसमेंट सेक्शन 147 के अंदर। एक होती है प्रिकॉशनरी असेसमेंट। प्रिकॉशनरी असेसमेंट समझेंगे क्या होता है ये। एक होती है असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च या रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 153 ए। तो कुल मिलाकर अगर पेपर में हमसे पूछ लिया जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स आर देयर, तो पहले बताओ कौन सी होती है। नंबर वन पे सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 140 ए के अंदर, रेगुलर असेसमेंट सेक्शन 143 के अंदर, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 144 के अंदर, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट रीअसेसमेंट सेक्शन 147 के अंदर, और असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च एंड रिक्विजिशंस सेक्शन 153 ए के अंदर। क्लियर है?
यस सर, जब हम पूरा चैप्टर वाइंड अप करेंगे ना तो ये अभी आपको लर्न हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है जी। ठीक है सर, तो आइए जरा अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ असेसमेंट क्या होती है, रेगुलर असेसमेंट क्या होती है, बेस्ट जजमेंट क्या होती है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट्स क्या होती हैं, और भी बहुत कुछ है जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वन बाय वन करके। ठीक है सर, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140 ए। पहले मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में समझा देता हूं, फिर कहोगे तो मैं आपको लॉ से पढ़ा भी दूंगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है। ये सबसे सिंपल असेसमेंट होती है। इसका मतलब क्या होता है कि एवरी असेसी यानी कि जितने भी लोग लाइबल हैं टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, उनको क्या करना है, सेल्फ असेस करना है। सेल्फ असेस करना है कि उनकी टैक्सेबल इनकम कितनी है और उनका टैक्स लाइबिलिटी कितना है। यानी कि इन जनरल सेल्फ असेसमेंट में लॉ हर असेसी को कहता है whose ever is liable to pay tax या whose ever is required to file return of income. While filing your return of income, you need to assess your total income. You need to assess your computation of tax yourself. That is on self assessment basis. Clear है? Yes sir. अब जब हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट करते हैं, जब हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो हम अपनी इनकम को खुद ही असेस करके अपनी टैक्स लाइबिलिटी भी खुद असेस कर लेते हैं और उसके बाद ये पता लगाते हैं कि हमें गवर्नमेंट को कितना अमाउंट पे करना है। लेकिन अब लॉ कहता है कि इंश्योर करिएगा कि जब भी आपको ये पता लगाना हो कि व्हाट इज द अमाउंट पेएबल, तो आपने अगर कोई एडवांस टैक्स पे करा था ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर तो आप उसको लेस कर लेना। अगर आपका कोई टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट हुआ था या डिडक्ट किया गया था तो उसे भी आप लेस कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डबल टैक्सेशन से रिलेटेड रिलीफ अंडर सेक्शन 90 या 91 एलिजिबल है तो आप वो रिलीफ भी उसमें से क्या कर लेना, क्लेम कर लेना। अगर आप कंपनी असेसी हैं और अगर आपके पास कोई मैट क्रेडिट पड़ा हुआ है तो वो भी एडजस्ट कर लेना। अगर आपके पास कोई एएमटी का क्रेडिट है वो भी एडजस्ट कर लेना। और अगर आपका कोई इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 एबीसी बनता है तो वो आप ऐड कर लेना। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी कि जो भी पर्सन अपना सेल्फ असेसमेंट करेगा और अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट करेगा उसको ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइंड आउट करना है व्हाट इज द फाइनल अमाउंट ऑफ टैक्स विच इज पेएबल और रिफंडेबल एज पर सेल्फ असेसमेंट। कम ऑन, एज पर सेल्फ असेसमेंट। एंड इन केस इफ एनी अमाउंट इज पेएबल एज पर सेल्फ असेसमेंट तो वो आप पे कर देना अलॉन्ग विद योर रिटर्न ऑफ इनकम। क्लियर है? यस सर। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ समझने वाली बात थी नहीं। तो सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 140 ए के अंदर हर पर्सन को ही करनी है, ये आप मान के चलिएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्चुअल असेसमेंट्स जो होती हैं। ठीक है, तो ऊपर चार्ट बनाना है पहले हमने। जिसको ये चार्ट समझ आ गया समझ लीजिएगा कि असेसमेंट प्रोसीजर का चैप्टर आपका 60 to 70% इस चार्ट में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर दो तरह के लोगों में डिवीजन कर दो, गुड और बैड। ठीक है जी, हम मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ पर दो तरह के लोग हैं, एक अच्छे लोग और एक बुरे लोग। ठीक है सर। अब अच्छे लोग कौन हैं? जो रिटर्न ऑफ इनकम को ड्यू डेट तक फाइल कर लेते हैं। इसका मतलब ये वो सभी लोग अच्छे लोगों में लिस्ट में आ जाते हैं जो अपनी रिटर्न को ऑन और बिफोर ड्यू डेट तक क्या कर लेते हैं, फाइल कर लेते हैं। ठीक है सर। और बुरे लोग कौन होते हैं? जो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को ऑन और बिफोर ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हैं।
ठीक है जी, बड़े ध्यान से समझना है आपने। ठीक है सर। अब लॉ कहता है कि जो लोग अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को ड्यू डेट पे फाइल कर लेते हैं, तो डेफिनेटली मैं मान के चल रहा हूं कि उन्होंने अपनी इनकम को सेल्फ असेस कर लिया था और उन्होंने सेल्फ असेस टैक्स भी निकाल लिया था और वो शायद पे भी कर दिया था। ठीक है। अब लॉ इनके लिए क्या कहता है कि ये सभी लोगों का एक समरी असेसमेंट किया जाएगा। हाँ जी, शब्दों पे ध्यान देना है। एक समरी असेसमेंट किया जाएगा सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंदर। क्लियर है? तो जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं उन सभी लोगों का समरी असेसमेंट किया जाता है 143 सब सेक्शन 1 के अंदर। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, अब ये समरी असेसमेंट क्यों करते हैं उसका मैं रीजन दे देता हूं, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा ऑलमोस्ट 100% रिटर्न्स ऐसी होती हैं जिनकी समरी असेसमेंट की जाती है। ठीक है जी, ठीक है सर। और लॉ कहता है ड्यूरिंग दिस समरी असेसमेंट हम बेसिकली क्या चेक करते हैं, अर्थमेटिकल एरर्स। और भी चीजें होती हैं, बस मैं जस्ट आपके माइंड में फिक्स करने के लिए ये बता रहा हूं। ठीक है जी, ठीक है सर। तो समरी असेसमेंट जब होती है 143(1) के अंदर, तो उसका इंटेंट क्या होता है, जस्ट टू वेरीफाई कि आपने कोई अर्थमेटिकल एरर्स तो नहीं करे हुए। कुछ ऐसी गलतियां जो देखने से ही पता चल जाती हैं उनको बोलते हैं अर्थमेटिकल एरर्स। क्लियर है? यस सर। अब लॉ कहता है कि आफ्टर समरी असेसमेंट ऑफ 100% रिटर्न्स हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं ऑन रैंडम बेसिस 2 से 3% की रिटर्न्स को। ठीक है ना? पूरी 100% समरी असेसमेंट करने के बाद डिपार्टमेंट क्या करता है, 2 से 3% रिटर्न्स को सिलेक्ट कर लेता है। लिख लीजिए, फॉर स्क्रूटनी पर्पसेस। साथ साथ लिखते रहिएगा, आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग कर दूंगा मैं कि आपको लगेगा कि ये चैप्टर तो बहुत ही आसान था। ठीक है जी, तो उसमें से 2 से 3% रिटर्न्स को आपने सिलेक्ट कर लिया फॉर स्क्रूटनी पर्पसेस। अब लॉ कहता है कि जिन रिटर्न्स को हमने सिलेक्ट करा है फॉर स्क्रूटनी पर्पसेस, उन्हें सेक्शन 143(2) का नोटिस जाता है। उन्हें पहले हम क्या भेजेंगे, 143(2) का नोटिस भेजेंगे। अब इस नोटिस में आपने क्या लिखना है कि आपने जो भी रिटर्न भरी थी और उसमें जो भी आपने लिखा था उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए आपको पर्सनली मिलना होगा। किससे? इनकम टैक्स ऑफिसर से। ठीक है जी, इनकम टैक्स ऑफिसर से आपको इन पर्सन मिलना होगा टू सब्सटैंशिएट एवरीथिंग जो आपने रिटर्न में लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा हुआ है कि मेरी बिजनेस इनकम है 2 करोड़, तो ऑफिसर कहता है ठीक है, मान लिया 2 करोड़ है, लेकिन आप बुक्स लेकर आओ और दिखाओ कि तुमने वो 2 करोड़ कैसे निकाला है, वो हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे। ठीक है सर। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस जिन लोगों के घर में गया था, क्या उनको इन पर्सन वहां जाकर क्या सब्सटैंशिएट करना था अपनी हर उस चीज को जो उन्होंने उस रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर लिखी थी। क्लियर है? यस सर। तभी तो इसको बोलते हैं स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? स्क्रूटनी का मतलब होता है कि अब हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में स्क्रूटनाइज करेंगे। ठीक है जी, और डेप्थ में स्क्रूटनाइज आई होप यू कैन अंडरस्टैंड सभी रिटर्न्स का नहीं हो सकता, इसीलिए क्या वो 2 से 3% के लिए ही सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है सर। अब लॉ कहता है कि जिन लोगों को ये नोटिस जाएगा उनकी की जाएगी स्क्रूटनी असेसमेंट। उनकी क्या की जाएगी? स्क्रूटनी असेसमेंट की जाएगी सेक्शन 143(3) के अंदर। उनकी स्क्रूटनी असेसमेंट की जाएगी सेक्शन 143(3) के अंदर। क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। अब 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर किसी पर्सन को 143(2) का नोटिस गया और उसने उस नोटिस को इग्नोर कर दिया और वो अपनी चीजों को सब्सटैंशिएट करने के लिए ऑफिसर के पास नहीं गया, तो क्या होगा? तो अब लॉ कहता है ध्यान से देखेंगे, इन केस अगर
इन केस अगर आपने 143(2) नोटिस को इग्नोर कर दिया, मतलब आपने उसके अंदर जो हमने बोला, आपने कहा सॉरी हम नहीं आ रहे, जो मर्जी कर लो, तो लॉ कहता है कोई बात नहीं, ऐसे में सेक्शन 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी जाएगी। हाँ जी, उस आदमी के अगेंस्ट क्या किया जाएगा? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। आप समझ सकते हैं बेस्ट जजमेंट का मतलब क्या है, कि ऑफिसर कहता है ऐसी सिचुएशन में हम अपनी बेस्ट ऑफ जजमेंट इस्तेमाल करेंगे एंड आपकी इनकम को असेस करके आपका डिमांड निकाल देंगे। आपकी क्या निकाल देंगे? डिमांड निकाल देंगे। तो इसका मतलब 144 बड़ी खतरनाक असेसमेंट होती है। क्यों? क्योंकि असेसिंग ऑफिसर यहां पर अपनी बेस्ट ऑफ जजमेंट इस्तेमाल करते हुए क्या वो आपकी डिमांड कैलकुलेट कर रहा है, और ऐसे में हो सकता है कि वो डिमांड अनाप शनाप निकाल कर आपको फंसा दे। ठीक है जी? यस सर। तो उम्मीद करता हूं जो मैंने चार्ट बनाया, क्या ये चार्ट समझ आ गया? ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने रिटर्न फर्निश करी है। कम ऑन, जिन्होंने क्या फर्निश करी है? रिटर्न फर्निश करी है। क्या मैं लॉक कर सकता हूं इसको? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, बच्चा कहता है सर इसीलिए तो मेरे पापा बोलते हैं रिटर्न जमा कराने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी फंसने वाली बात है, कल को वो स्क्रूटनी में फंसाएंगे, बेस्ट जजमेंट में फंसाएंगे, बेहतर यही है कि रिटर्न ही मत भरो। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो आइए देखते हैं जो लोग रिटर्न नहीं भरते हैं ऑन और बिफोर ड्यू डेट, उनके साथ क्या होता है। देखिए, अगर आपने रिटर्न नहीं भरी ऑन और बिफोर ड्यू डेट, तो ऑप्शन वन, ध्यान से सुनते रहिएगा। ऑप्शन वन, एक नोटिस सर्व किया जा सकता है। सेक्शन 142(1)(1) में क्या फर्निश किया जा सकता है? आपको एक नोटिस दिया जा सकता है कि आपने अभी तक रिटर्न नहीं भरी, तो कृपया वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू फर्निश योर रिटर्न टिल दिस डेट। तो ये 142(1)(1) का आपके पास नोटिस आ गया। अब बस यहीं रुक जाओ और बताओ मुझे क्या होगा। दो बातें होंगी, बताओ क्या? दो बातें कौन सी होंगी, जल्दी बताओ। ऑप्शन वन में दो बातें क्या होंगी? सर, या तो आप रिटर्न फर्निश करोगे, नोटिस आ गया 142(1)(1) का, और आपने रिटर्न फर्निश कर दी। हो सकता है आप डर जाओ और रिटर्न फर्निश कर दो, और हो सकता है कि आप अभी भी क्या बोलो, सॉरी मैं रिटर्न नहीं भरूंगा, जो करना है कर लो। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा हो सकता है कि आपके घर में नोटिस फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न आ जाए 142(1)(1) में। कुछ लोग डर जाएंगे और वो रिटर्न भर देंगे, कुछ लोग अभी भी रिटर्न नहीं भरेंगे। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? यस सर। अगर आपने रिटर्न भर दी, तो फिर क्या होगा बताओ? फिर क्या होगा? ये चार्ट यहां से यहां लिंक हो जाएगा। ये यहां लिंक हो जाएगा। देखो, ये चार्ट अगर आपने मेरा समझ लिया ना, तो पूरी जिंदगी आप असेसमेंट प्रोसीजर नहीं भूलोगे, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है ना? पूरी लाइफ आप ये चैप्टर नहीं भूलोगे अगर आपने मेरा चार्ट समझ लिया तो। और जो लोग चार्ट नहीं समझेंगे वो रटते ही रह जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज इतनी टफ है कि आपको समझ ही नहीं आना कि असेसमेंट प्रोसीजर होता कैसे है। ठीक है? यस सर। तो अगर 142(1)(1) का नोटिस आ चुका है, अगर 142(1)(1) का नोटिस आ चुका है, तो दो बातें होंगी, या तो आप रिटर्न भरोगे या नहीं भरोगे। अगर भर दी तो कौन मुझे बताएगा? क्या ये वापस समरी असेसमेंट हो सकता है, स्क्रूटनी में सिलेक्ट हो जाए, लाइक दिस प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है सर। लेकिन अगर रिटर्न अभी भी नहीं भरी, तो लॉ कहता है ले बेटा, तू मेरी बात को मजाक में ले रहा है, मैं डायरेक्ट सेक्शन 144 लगाकर तेरे अगेंस्ट क्या कर दूंगा? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। मुझे तेरी रिटर्न की जरूरत ही नहीं है, मैं अपने आप तेरी डिमांड निकाल दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन मेरे पास है तेरे अगेंस्ट। क्या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैं तेरी डिमांड निकाल सकता हूं? यस। तो ये हमारा 142(1)(1) खत्म हो गया। क्लियर हो गया? यस सर। लेकिन डिपार्टमेंट कहता है कि मेरे पास एक और ऑप्शन भी है, और वो क्या पता है? डायरेक्ट सेक्शन 144 में आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया जाए, आपको मौका ही ना दिया जाए रिटर्न फाइल करने का, और डायरेक्ट क्या कर दिया जाए?
बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया जाए। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? यस सर। तो अगर डायरेक्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा तो उससे पहले एक शोकोज नोटिस, वो भी 144 में ही आता है, वो आपको भेजा जाएगा। तो पहले शोकोज नोटिस आएगा और उसके बाद डायरेक्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपके अगेंस्ट कंप्लीट कर दी जाएगी। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? यस सर। सर इसका मतलब ये हो गया, जो मुझे समझ आया है कि 139(1) में जो रिटर्न भरेगा और 139(1) में जो रिटर्न नहीं भरेगा, दो लोग हो गए। तो लीजिए मैं फाइनल एक चार्ट बना के दे रहा हूं, ठीक है? और जिनको ये चार्ट समझ आ जाएगा उनको चैप्टर पढ़ने में बड़ी आसानी होने वाली है, ठीक है? अभी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। अभी तो मैं आपके माइंड में पहले पूरा चैप्टर डाल रहा हूं कि ये चैप्टर बनता कैसे है, ठीक है? यस सर। इधर देखेंगे जरा। अब आप इसको सेक्शंस की टर्म्स में बातें करो। 139(1) मतलब आपने रिटर्न फर्निश करी। 139(1) पे क्रॉस मतलब आपने रिटर्न फर्निश नहीं करी। रिटर्न फर्निश करी 143(1), इसको बोलते हैं रेगुलर असेसमेंट या समरी असेसमेंट भी बोलते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद कुछ लोगों को 143(2) का क्या भेजा जाएगा? नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें आपको सब्सटैंशिएट करना होगा हर उस चीज को जो आपने अपने रिटर्न में लिखी है। फिर 143(3) में उस आदमी के अगेंस्ट क्या की जाएगी? स्क्रूटनी असेसमेंट की जाएगी। और अगर 143(2) को आपने इग्नोर कर डाला तो क्या 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जा सकती है? सिंपल, क्लियर है? अच्छा, 139(1) में रिटर्न नहीं भरी, दो बातें होंगी। 142(1) का या तो जाएगा नोटिस, ठीक है, या फिर सीधा ही 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी जाएगी। याद रखना हमारे पास पावर है कि हम डायरेक्ट यहां भी आ सकते हैं, बट इसमें अगर आप डायरेक्ट आएंगे तो आपको शोकोज नोटिस भेजना पड़ेगा। कारण बताओ नोटिस कि आपका बेस्ट जजमेंट क्यों ना किया जाए, और वो भी 144 में ही नोटिस जाता है, ठीक है? 142(1) का अगर नोटिस आ गया तो दो बातें होंगी, या तो रिटर्न फर्निश हो गई या रिटर्न फर्निश नहीं हुई। कौन बताएगा? अगर रिटर्न फर्निश हो गई तो सर फिर से वही सारी कहानियां, 143(1), 143(2), 143(3) या 144। और अगर आपने फर्निश नहीं करी तो डायरेक्ट 144। सिंपल सर, इससे बढ़िया चार्ट क्या ही हो सकता है? आपको मालूम है मैंने असेसमेंट प्रोसीजर में आपको बातों बातों में समरी असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ये डिस्कस कर भी लिया है। मैं अभी पढ़कर जब आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि यार मज़ा आ गया सर, एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गई है, ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो आइए अब जरा इसको थोड़ा सा बुक से एक बारी पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है। सबसे पहले आ रहा है सेल्फ असेसमेंट, तो वो मैंने बता ही दिया, उसमें कुछ है ही नहीं, कि जो भी आपको खुद लगता है कि आपकी लाइबिलिटी कितनी होगी वो आप कैलकुलेट करो और जो भी आएगी वो आप हमें पे कर देना। और वाइल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस, आपको ये सब चीज़ों का क्रेडिट मिल जाएगा। ये आप सब कुछ लेस वेस करने के बाद हमें बता देना कि आपने कितना अमाउंट ऑफ टैक्स सेल्फ असेस बेसिस पे पे करा है, ठीक है सर? अब ये ध्यान से देखना है आपने, नोटिस अंडर सेक्शन 142 मैंने वैसे बता दिया, 142(1) तो मैंने बता ही दिया। कौन बताएगा? 142(1) का नोटिस किसको जाता है? जिन्होंने रिटर्न नहीं फर्निश करी। तो ये देखो 142(1) नोटिस टू फर्निश ROI, service of the notice to the person requiring to furnish return of income if the person has not filed return within the time allowed under this or before the end of the relevant assessment year। क्या मतलब है इसका? देखो आप सबको मालूम है कि प्रीवियस ईयर 2021 की जो रिटर्न होती है, क्या वो असेसमेंट ईयर 21-22 में जाती है? वैसे तो तमीज़ ये कहती है कि आपको असेसमेंट ईयर 21-22 के अंदर ऑन और बिफोर ड्यू डेट भर देनी चाहिए। मान लेते हैं आपकी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2021,
लेकिन अगर मान लो 31 जुलाई चली जाती है तो क्या उसके बाद से आपके ऊपर एक तलवार लटकेगी कि आपको कभी भी क्या 142.11 का नोटिस आ सकता है? बिल्कुल। और अगर 142.11 का नोटिस आएगा तो क्या इमीडिएटली ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या आपको रिटर्न भरनी है? बट मुद्दा ये है कि 142.11 का नोटिस कब तक आ सकता है? तो देखो, आएगा कब? जब ड्यू डेट ऑफ रिटर्न चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक ये डेट नहीं गई तब तक आप ये कैसे कह सकते हो कि वो आदमी डिफॉल्टर है? बिल्कुल। तो 142.11 का जो नोटिस होता है, हमेशा याद रखना कि ड्यू डेट जब चली जाती है उसके बाद ही डिपार्टमेंट के पास राइट आ जाता है 142.11 का नोटिस सर्व करने का। क्लियर है? लेकिन आप सबको ये भी मालूम होगा कि लास्ट डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न क्या लास्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर होता है? बिल्कुल। तो 31 मार्च 2022, इसके बाद तो वैसे भी आप रिटर्न नहीं भर सकते। तो इसका मतलब वन थिंग इज वेरी श्योर, क्या 31 मार्च 2022 से पहले क्या ये नोटिस अगर आना होगा तो आ जाएगा? बिल्कुल। ठीक है। अब एक और नोटिस होता है 142.12 जिसका मैंने जिक्र नहीं करा था, मैं बता देता हूं ये क्या होता है। देखिए 142.12 का नोटिस ना अक्सर हर असेसमेंट के साथ लगा होता है। इसमें क्या लिखा होता है कि जब भी किसी ऑफिसर को आपसे आपकी बुक्स मंगवानी है, आपसे आपकी क्या मंगवानी है? किताबें मंगवानी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवानी है, तो वो किताबें मंगवाने के लिए वो आपको 142.12 का नोटिस असेसमेंट के साथ अटैच कर देता है। क्लियर है? तो देखेंगे जरा, नोटिस टू प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 142.12 टू एनी पर्सन हु हैज फाइल्ड रिटर्न of income and not produce or cause to be produced such account or document as AO may require। ठीक है जी। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि AO shall not require assessee to produce any accounts relating to a period more than 3 years prior to the previous year। मतलब आप मैक्सिमम 3 साल पीछे की किताबें मंगा सकते हो, उससे और पीछे की किताबें आप नहीं मंगवा सकते, ऐसा हम लोगों ने प्रोविजन में पढ़ा। ठीक है जी। ठीक है सर। अब बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, जो ये किताबें आएंगी उसके बेसिस पे आप करोगे क्या? सर डेफिनेटली हम क्या करेंगे, आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा थ्रू दैट बुक्स कि आपने जो भी रिटर्न में डिक्लेयर किया है वो सही डिक्लेयर किया या नहीं किया। क्लियर है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब ये क्या है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो 142.11 का नोटिस उन लोगों के पास आएगा जिन्होंने रिटर्न नहीं भरी, और 142.12 का नोटिस बेसिकली किताबें मंगवाने के लिए होता है। तो अगर आप रिटर्न भर दोगे और आपकी असेसमेंट कहीं पे पेंडिंग चल रही है तो आपकी किताबें मंगवाने के लिए क्या 142.12 का नोटिस आपको सर्व किया जाता है। क्लियर है? यस सर। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अभी हम ये पढ़ेंगे सारा, ठीक है ना? 142 2C वगैरह क्या है सब पढ़ना है हमें ये। अब सीधा ही चलते हैं 143.1 में। 143.1 में चलते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न्स। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो भी पर्सन रिटर्न भरेगा, जो भी पर्सन रिटर्न भरेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अब रिटर्न आपने कहां भरी? सर देखो, रिटर्न या तो आपने 139.1 में भरी होगी या फिर इन परसुएंस ऑफ द नोटिस जो फर्निश किया गया था 142.11 में। रिटर्न दो ही केसेस में भर सकते थे आप, या तो आपने बिना किसी नोटिस के खुद ही भर दी तो वो रिटर्न फाइल हुई है अंडर 139 में, या फिर आपने रिटर्न भरी जस्ट बिकॉज ऑफ परसुएंस ऑफ दैट नोटिस जो आपको भेजा गया था 142.11 में। तो लॉ क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। वेयर रिटर्न हैज बीन मेड, चाहे सेक्शन 139 में आपने खुद से भरी हो या इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस जो आपको 142.11 में हमने सर्व किया था, सच रिटर्न शैल बी प्रोसेस्ड, उस रिटर्न की क्या की जाएगी? प्रोसेसिंग की जाएगी। मैं एक बार ही रिपीट करना चाहूंगा आप सभी के साथ कि आप में से कौन मुझे बताएगा कि जब मैं प्रोसेसिंग की यहां पर बात करता हूं तो ये प्रोसेसिंग स्क्रूटनी नहीं होती, इसको हम बोलते हैं समरी प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं? समरी। समरी समझते हैं ना? ऊपर ऊपर से हम रिटर्न को देखेंगे और एक्चुअली में इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटराइज्ड की जाती है। क्लियर है? तो 143.1 की जो असेसमेंट होती है उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ना होकर बल्कि क्या वो कंप्यूटराइज्ड असेसमेंट भी कहलाती है। यस।
तो अब वो क्या कहता है, इसमें अब हम क्या चेक करेंगे, ध्यान से देखेंगे, टोटल इनकम और लॉस शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब मैं रिपीट करूंगा, ये जितनी भी एडजस्टमेंट है ये बिकॉज ऑफ 143(1) कंप्यूटराइज्ड एडजस्टमेंट हो रही है, ध्यान रखना। अब एडजस्टमेंट क्या है, नंबर 1 अर्थमेटिकल एरर इन द रिटर्न। हो सकता है कि आपने टोटलिंग कोई मिस्टेक कर दी हो, तो कंप्यूटर उस टोटलिंग मिस्टेक को इमीडिएटली ट्रैक कर सकता है, ठीक है, और उस अर्थमेटिकल एरर को ठीक करने के बाद वो पता लगा सकता है कि आपकी इनकम या आपका लॉस कितना होना चाहिए था आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ दैट एरर। क्लियर है? यस सर। एन इनकरेक्ट क्लेम इफ सच इनकरेक्ट क्लेम इज अपेरेंट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न। मतलब क्या है इनकरेक्ट क्लेम? मतलब अगर आपने कोई चीज क्लेम करी है जो कि इनकरेक्टली क्लेम करी है और वो अपेरेंट था, वो क्या था, अपेरेंट था फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न। बच्चा कहता है समझ ही नहीं आया। देखो एग्जाम्पल देता हूं, प्रैक्टिकली समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है। मुझे एक बात बताओ, एक सैलरीड क्लास ने सपोज एंटरटेनमेंट अलाउंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था वो, ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस उसको मिला था मान लो 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। और अगर मैं ये कहूं कि उसने नीचे सेक्शन 16(2) में एंटरटेनमेंट अलाउंस का पूरा डिडक्शन ले लिया 20,000, मुझे एक बात बताओ, क्या ये क्लेम ऑफ 20,000 जो उसने एंटरटेनमेंट अलाउंस का क्लेम करा, क्या आपको नहीं लग रहा है ये इनकरेक्ट है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कितना होता है 5,000। और क्या ये विद इन द इंफॉर्मेशन ही हमें क्लियर हो रहा है कि वो पर्सन 20,000 क्लेम ही नहीं कर सकता? तो क्या ये एक इनकरेक्ट क्लेम था? तो क्या कंप्यूटर ऐसे इनकरेक्ट क्लेम को वापस एड बैक करके तुम्हारी इनकम को रिकैलकुलेट करके क्या टैक्स निकाल देगा? यस। नेक्स्ट, disallowance of loss claimed if the return of the previous year for which set of losses were claimed were beyond the due date। आप सबको मालूम है कि अगर कोई पिछले सालों का कोई लॉसेस था जो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ आ रहा था, तो वो आप करंट ईयर में तभी क्लेम कर सकते थे अगर आपने उस पर्टिकुलर ईयर में रिटर्न ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई भरी थी। सबको याद होगा ये। लेकिन जिन लोगों ने अपनी रिटर्न ड्यू डेट तक नहीं भरी, सर हमने 139(3) में पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, लॉस रिटर्न। तो अगर आपने अपनी लॉस रिटर्न ड्यू डेट तक नहीं भरी तो आपको याद होगा कि फिर उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे। तो अगर कोई पर्सन उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करता पाया गया और कंप्यूटर को पता चल गया कि तूने उस ईयर की रिटर्न टाइमली भरी नहीं थी, तो क्या वो लॉस जो तुमने सेट ऑफ किया है क्या वो उसको डिसअलाउ कर देगा? बिल्कुल। डिसअलाउंस ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इंडिकेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट। अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इस आदमी ने ये खर्चा गलत क्लेम करा हुआ है, तो क्या वो भी आपकी किताबों में वापस ऐड बैक हो जाएगा, आपकी इनकम में वापस ऐड बैक हो जाएगा? राइट। डिसअलाउंस ऑफ एनी डिडक्शन अंडर दिस 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 अगर रिटर्न फर्निश बियॉन्ड। देयर आर सर्टन डिडक्शंस जो मिलती ही कब है, अगर आपने अपनी रिटर्न टाइमली भरी है। तो अगर आपने रिटर्न टाइमली भरी नहीं और फिर भी आपने वो डिडक्शंस ली हुई हैं, तो क्या वो भी डिसअलाउ हो जाएंगी? माय क्रक्स ऑफ द स्टोरी, ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं ये वो बातें हैं जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं है, कंप्यूटर पकड़ लेता है आपकी मिस्टेक्स को। तो अब लॉ कहता है कि ऐसी सभी चीजों को हम डिसअलाउ करते हुए क्या आपकी इनकम को एक्चुअल में कैलकुलेट कर लेंगे। और अब मुझे बताओ, अगर इनकम को एक्चुअल में कैलकुलेट करा और उसका टैक्स भी कैलकुलेट करा, रिकैलकुलेट, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि कुछ अमाउंट असेसी के द्वारा या तो पेबल हो या उसको रिफंडेबल हो। यस और नो? बिल्कुल। और लॉ कहता है कि अगर कोई अमाउंट पेबल या रिफंडेबल हुआ तो उस आदमी को अब एक इंटीमेशन भेजा जाएगा 143(1) में। तो मेरा प्रश्न है, इंटीमेशन सिर्फ किसको आता है? कौन बताएगा? इंटीमेशन 143(1) में सिर्फ उन लोगों को भेजा जाता है जिनको या तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट अमाउंट पेबल होगा या फिर उनका अमाउंट रिफंडेबल होगा। ध्यान रखना। लेकिन अगर आपका कोई पेबल नहीं है, रिफंडेबल नहीं है, तो आपको ये इंटीमेशन सर्व नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना। क्लियर है? यस सर। तो आप पढ़ सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है
provided that no such adjustment shall be made unless an intimation is given to the assessee of such adjustment either in writing or in electronic mode. Provided further that the response received from the assessee, if any, shall be considered before making any adjustment, and in case where there is no response within 30 days of the issue of such intimation, such adjustment shall be made. क्लियर है ना? तो अब मेरा क्वेश्चन है कि इंटीमेशन तभी आएगा जब इनमें से कोई एडजस्टमेंट होनी है, द इम्पैक्ट ऑफ विच विल बी ईदर योर इनकम विल इंक्रीज और योर लॉस विल बी इंक्रीज और डिक्रीज, वट एवर. क्लियर है? अब यहां पर ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है वो. एन इंटीमेशन शैल ऑल्सो बी सेंट. अब ये जो मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनेंगे, फिर उसका मैं एक चार्ट बना के दूंगा आपको. टू द assessee in case where loss declared in the return by the assessee is adjusted. देखो मैंने अभी आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था जनरली इंटीमेशन तभी आती है जब या तो आपका कोई टैक्स पेबल हो या फिर आपका कोई टैक्स रिफंडेबल बने. लेकिन अगर मैं कहूं कि आपकी कोई भी एडजस्टमेंट करने पर कोई भी टैक्स पे इंप्रेशन नहीं आ रहा, तो फिर उस केस में हो सकता है कि आपके पास वो इंटीमेशन ना आए. लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें लॉ क्या कहता है कि आपको इंटीमेशन आएगा इवन इफ कोई टैक्स पेबल भी नहीं है और रिफंडेबल भी नहीं है. और वो कौन सा केस होगा? अगर आपने लॉस रिटर्न भरी थी, आपने क्या भरी थी? लॉस रिटर्न, और आफ्टर एडजस्टमेंट अभी भी लॉस ही है, अभी भी लॉस है. मतलब आपने लॉस रिटर्न भरी थी, उसमें लिखा था आपने 20 लाख का लॉस, एडजस्टमेंट करने के बाद भी लॉस ही आया, लेकिन वो 3 लाख का आया. टैक्स पेबल पहले भी नहीं था, टैक्स पेबल अभी भी नहीं है, लेकिन लॉ कहता है इस पर्टिकुलर केस में ऑल्दो ना तो टैक्स पेबल है ना रिफंडेबल है, स्टिल इंटीमेशन जाएगा. क्लियर है? यस सर. तो इन जनरल इंटीमेशन कब जाता है? अगर बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट आपकी इनकम बढ़ाई या घटाई जा रही हो, आपका टैक्स पेबल या रिफंडेबल हो, तो आपको इंटीमेशन आएगा. बट एक केस ऐसा है वेयर इवन इफ नीदर एनी टैक्स इज पेबल और रिफंडेबल बट ओनली लॉस इज बीइंग एडजस्टेड, देन ऑल्सो इंटीमेशन आपके घर में भेजा जाएगा अंडर सेक्शन 143(1) में. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और आगे क्या कहता है? इस इंटीमेशन का भी एक टाइम लिमिट होता है. अगर वो टाइम लिमिट बीत गया तो उसके बाद ये इंटीमेशन नहीं आएगा. और ये पेपर में क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, ध्यान से सुनना. क्या? नो इंटीमेशन अंडर सबसेक्शन शैल बी सेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज मेड. क्या मतलब है सर? देखो, सपोज करो कि आपने रिटर्न भरी थी प्रीवियस ईयर 20-21 की रिटर्न आपने 30 जून 2021 में भरी. ध्यान से सुने ना, जिस ईयर में रिटर्न जाती है फ्रॉम द एंड ऑफ दैट ईयर 1 साल काउंट कर लेना, यानी कि 31 मार्च 2023 तक इंटीमेशन आ सकता है. उसके बाद इंटीमेशन आएगा ही नहीं, ये ध्यान रखना. तो इसका मतलब अगर किसी ने 139(1) में रिटर्न भरी है, तो मुझे बताओ उसके ऊपर कब तक ये खतरा मंडराता रहेगा कि उसको इंटीमेशन आ सकता है? जिस ईयर में रिटर्न भरी उस ईयर के एंड से आपने 1 ईयर काउंट कर लेना है. ठीक है ना? तो पढ़ लीजिए एक बार दोबारा से, ध्यान से पढ़ लीजिए. 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज मेड. जिस ईयर में आपने रिटर्न भरी वहां से 1 ईयर काउंट करना है. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज मेड. 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज मेड. जिस ईयर में रिटर्न दी थी वो ईयर छोड़ दो, वहां से जैसे वो एंड हो जाएगा वहां से 1 साल तक कभी भी इंटीमेशन आ सकता है. ध्यान रखना. क्लियर है? हम कौन सी रिटर्न भर रहे हैं? 143(1) की बातें हो रही हैं, समरी असेसमेंट की बातें हो रही हैं, ध्यान रखना. कंप्यूटराइज्ड असेसमेंट की बातें हो रही हैं, ध्यान रखना. क्लियर है? यस सर. कहते हैं
वेयर आफ्टर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट देयर इज नो सम पेबल या नो रिफंडेबल, द एक्नॉलेजमेंट शैल डीम टू बी द इंटीमेशन। मतलब आपको सेपरेट कोई इंटीमेशन नहीं आएगा, जो आपने रिटर्न भरते समय एक्नॉलेजमेंट मिली थी वही डीम्ड एज इंटीमेशन मान ली जाएगी। खत्म। सर आइए 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 आइए, मैं चार्ट बना देता हूँ 143.1 का, फटाफट से लिखेंगे जरा। 143.1 इसको बोलते हैं समरी असेसमेंट। ठीक है, जितने भी लोगों ने रिटर्न भरी, चाहे 139.1 में भरी, चाहे 142.11 में भरी, किसी भी सेक्शन में आपने अगर रिटर्न भरी है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि उस पर्सन के घर में, या सॉरी उस पर्सन की क्या की जाएगी, एक समरी असेसमेंट की जाएगी, कंप्यूटराइज्ड असेसमेंट की जाएगी, जिसमें अर्थमेटिकल एरर्स, या फिर अगर आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम जो कि अपेरेंट था फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न, या अगर आपने कोई लॉस जो कि कैरी फॉरवर्ड हो रहा था फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, उसको अगर आपने सेट ऑफ किया हुआ है और आपने उस ईयर में रिटर्न भी टाइमली नहीं भरी थी, या फिर आपने कोई डिडक्शन गलत क्लेम करी हुई है, या फिर आपने कुछ ऐसी डिडक्शन क्लेम करी हुई है जिनको क्लेम करने के लिए रिटर्न को टाइमली भरना ज़रूरी था और आपने टाइमली नहीं भरी, तो लॉ कहता है इन सबको एडजस्ट करने के बाद अगर मुझे लगेगा कि आपका कोई भी टैक्स पेबल या रिफंडेबल है, तो आपको हम एडजस्टमेंट करने से पहले भेजेंगे एक इंटीमेशन भेज देंगे, और अगर आपने उस इंटीमेशन को रिस्पॉन्ड नहीं करा तो हम उनको एडजस्ट करके आपके अगेंस्ट निकाल देंगे डिमांड ऑर्डर। क्लियर है? तो अब सवाल ये था कि ये इंटीमेशन कब कब आएगा, तो मैंने पहले ही बोला जब जब आफ्टर एडजस्टमेंट आपका कोई टैक्स पेबल या रिफंडेबल हो। क्लियर है? लेकिन अगर आपका कोई टैक्स पेबल या रिफंडेबल नहीं बनता होगा आफ्टर एडजस्टमेंट, तो भी एक केस में इंटीमेशन आ सकता है, और वो कब, अगर आपका लॉस एडजस्ट हुआ है, पहले लॉस 20 लाख था और आफ्टर एडजस्टमेंट लॉस 2 लाख रह गया है, लॉ कहता है अभी भी मैं इंटीमेशन भेजूंगा। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर सर्विसिंग ऑफ दैट इंटीमेशन टू यू? सो दैट इज 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल्ड। क्लियर है? यस सर, बहुत बढ़िया। तो हमारा समरी असेसमेंट हो गया खत्म। अब चलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। 143 है ये। देखो, स्क्रूटनी असेसमेंट होती तो है 143.3 में, बट उसका नोटिस जाता है 143.2 के अंदर। बिना नोटिस स्क्रूटनी असेसमेंट नहीं हो सकती, वो नल एंड वॉइड कहलाती है, ध्यान रखना। तो अगर 143.3 में स्क्रूटनी नोटिस स्क्रूटनी असेसमेंट करनी है, तो आपको ऑफिसर को पहले आपको क्या भेजना पड़ेगा, एक नोटिस भेजना पड़ेगा 143 सबसेक्शन 2 के अंदर। क्लियर है? और इस पर पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि ये नोटिस कब तक सर्व किया जा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं जरा। देखो, where return has been furnished under section 139 या in response to notice under section 142(1), the AO shall, if he consider necessary or expedient to ensure, मतलब आप समझ रहे हैं स्क्रूटनी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आप को इंश्योर करना चाह रहा हूं, क्या कहीं असेसी ने इनकम कम तो नहीं दिखाई, कहीं आपने लॉस एक्सेस तो नहीं दिखाया, कहीं आपने टैक्स कम तो नहीं पे करा। इन सभी दुविधाओं से अपने आप को संतुष्ट करवाने के लिए क्या 143(2) का नोटिस आपको ये कह रहा है, आओ और सब्सटैंशिएट करो कि जो तुमने इनकम या जो तुमने खर्चे या जो लॉसेस डिक्लेयर करे हैं वो कैसे डिक्लेयर करे हैं, आप हमें आके समझा दो। क्लियर है? यस सर। तो सर्व किया जाएगा नोटिस 143(2) का, रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड द ऑफिस और टू प्रोड्यूस या कॉस्ट टू प्रोड्यूस एनी एविडेंस जिसके ऊपर रिलाई किया उस पर्सन ने फॉर फर्निशिंग रिटर्न। क्लियर है? यस सर। लेकिन अब ये नोटिस नहीं सर्व हो सकता आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फर्निश्ड। तो ये ध्यान रखना, स्क्रूटनी नोटिस नहीं आ सकता जिस ईयर में रिटर्न भरी थी। मान लो आपने रिटर्न भरी थी 2021 में, खत्म हो गया, उसके अगले साल विद इन 6 मंथ तक ये स्क्रूटनी नोटिस आ सकता है। अगर नहीं आया तो मतलब आपकी स्क्रूटनी में केस नहीं फंसा है। ठीक है जी? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या कहा, नो नोटिस शैल बी सर्व्ड ऑन द असेसी आफ्टर कंप्लीशन expiry of 6 month from the end of the financial year in which return is furnished. तो I am giving you one question, सबने आंसर देना है, लिखो जरा।
मान लो रिटर्न फर्निश हुई थी 1 जुलाई 2021 में, तो बस इतना बता दो कि स्क्रूटनी नोटिस 143(2) कब तक आ सकता है। बच्चा कहता है सर देखो, जिस ईयर में रिटर्न फर्निश हुई थी उसको तो छोड़ दो, ठीक है, तो 31 मार्च 2022, यहां से 6 मंथ काउंट कर लो। बताओ, 6 मंथ काउंट कर लो, 30 सितंबर 2022 तक क्या कभी भी 143(2) का नोटिस आ सकता है? बिल्कुल। ठीक है जी, यस सर। अब चलते हैं, ये नोटिस क्यों आया था? क्योंकि आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट करनी थी कौन से सेक्शन में? 143(3) में। तो मैं बार बार बोल रहा हूं 143(3) स्क्रूटनी असेसमेंट से पहले क्या 143(2) का क्या हमें नोटिस सर्व किया जाता है? क्लियर है? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया सर, बहुत बढ़िया। देखिए 143(3) में कुछ भी नहीं है, क्योंकि 143(2) का जब नोटिस आ गया तो क्या मैं ये मान के चलूं कि वो पर्सन क्या ऑफिसर के सामने पर्सनली प्रेजेंट हो गया? और अगर वो प्रेजेंट हो गया तो क्या वो अपनी चीज़ों को सब्सटैंशिएट करेगा? अगर तो ऑफिसर कन्विंस्ड हो गया तो बात खत्म हो जाएगी। क्या आपकी असेसमेंट जैसी थी क्या वैसी रहेगी? और अगर आप उसको कन्विंस नहीं कर पाए तो क्या डेफिनेटली 143(3) में ऑफिसर के पास पावर आ जाएगी, क्या वो एक ऑर्डर पास कर सकता है जिसमें वो आपकी इनकम को बढ़ा या घटा सकता है? ध्यान रखना, ठीक है जी। यस सर। तो ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है। कहता है ऑन द डे स्पेसिफाइड इन द नोटिस और एज सुन एज आफ्टरवर्ड एज मे बी आफ्टर हियरिंग सच एविडेंस एज असेसी में प्रोड्यूस and such other evidence as AO may require on the specified point, and after making into account all the relevant material which he has gathered, the AO shall by order in writing make an assessment of the total income or loss and determine the sum payable या refundable। एक स्पेशल पॉइंट लिखो जरा इसके अंदर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि जब 143(3) का ऑर्डर आता है ना बेटा, तो ये आपकी इनकम को बढ़ा भी सकता है। लिख लीजिए, जो भी आपने अपनी इनकम रिटर्न में भरी थी हो सकता है कि उस ऑर्डर में उस इनकम को बढ़ा दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इनकम को उस ऑर्डर में घटा दिया जाए। ठीक है जी। तो ऐसे में हो सकता है कि आपका टैक्स पेबल आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका कुछ टैक्स रिफंडेबल आ जाए। तो इसका मतलब 143(3) कैन बी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द असेसी ऑल्सो। ये ध्यान रखना है, इट कैन ऑल्सो बी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द असेसी का मतलब ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग स्क्रूटनी मुझे पता चला ऑफिसर को कि आपने कोई खर्चे क्लेम नहीं करे, तो क्या वो 143(3) में उन खर्चों का भी डिडक्शन देकर क्या आपकी इनकम को रिड्यूस करके क्या आपका टैक्स रिड्यूस करके आपको रिफंड भी दिला सकता है? आंसर इज यस। क्लियर है? यस सर। अब देखो ये कुछ प्रोवाइजोज हैं, हालांकि आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल में ये प्रोवाइजोज नहीं दिए हुए, बट मैं जस्ट विद इन 1 मिनट आपको वो प्रोवाइजोज के मीनिंग समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंप्लीफाइड भाषा में समझा देता हूँ क्या हुआ। देखिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेक्शन 10 में या सेक्शन 35 में बेनिफिट्स ले रहे थे। ठीक है, ध्यान से सुनना। और आप सबको मालूम है कि इन लोगों को भी जो सेक्शन 10 और 35 में बेनिफिट्स ले रहे हैं, इनको भी रिटर्न भरनी मैंडेटरी होती है। बिल्कुल। अब मान लेते हैं इन्होंने रिटर्न भर दी। अब जब रिटर्न भर दी और एओ को डाउट हो गया किस बात का, कि जिन बेसिस पर इन्हें ये बेनिफिट्स दिए गए थे, जिन कंडीशंस पर ये बेनिफिट इनको दिए गए थे, ये उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे। तो अब आप मुझे बताओ, क्या एओ को वाइल असेसमेंट क्या सेक्शन 10 एंड 35 के बेनिफिट्स को क्या विड्रॉ कर लेना चाहिए? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू नाउ। बताओ, क्या अगर इन लोगों ने रिटर्न भरी और एओ को आफ्टर रिटर्न ये पता चला
कि जिन कंडीशंस पर इनको ये बेनिफिट्स दिए गए थे ये उनको फुलफिल ही नहीं कर रहे, तो मेरा क्वेश्चन है क्या सेक्शन 10 और 35 में जो भी बेनिफिट्स थे क्या एओ उसको विड्रॉ कर सकता है? आंसर इज यस। लेकिन उस पर अब एक कंडीशन लगा दी इन्होंने। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आप बेनिफिट विड्रॉ डायरेक्ट नहीं कर सकते। एओ को क्या करना पड़ेगा? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को या उस अथॉरिटी को जिसने इनको इस सेक्शन में रजिस्ट्रेशन ग्रांट करी थी, पहले आपको उन्हें क्या करना पड़ेगा? इंटीमेट करना पड़ेगा। आप जब तक उनको नहीं बताएंगे आप ये बेनिफिट विड्रॉ नहीं कर सकते, ध्यान रखना। यानी कि बिना इन सेक्शंस के उनकी इनकम को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले क्या करना होगा? उस अथॉरिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि इसकी इरेगुलरिटीज के बारे में कि ये बंदा जो है सेक्शन 10 की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा। और उसके बाद क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी जो भी रजिस्ट्रेशन थी ना उसको वो रिजाइंड करेंगे। हाँ जी, उसको क्या किया जाएगा? रिजाइन किया जाएगा। जब ये दोनों काम हो जाएंगे उसके बाद एओ के पास पावर आ जाएगी कि वो उन संस्थाओं की इनकम को रिकैलकुलेट करेगा विदाउट गिविंग बेनिफिट ऑफ सेक्शन 10 एंड 35। ये ध्यान रखना आपने, ठीक है जी। तो मेरा क्वेश्चन है क्या एओ इन संस्थाओं की जो बेनिफिट्स थे क्या उसे हटाकर उनकी इनकम कैलकुलेट कर सकता है? आंसर इज यस। परंतु उससे पहले उसको उन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट और उन अथॉरिटीज को पहले बताना पड़ेगा कि इनकी इरेगुलरिटीज क्या थी। और जब वो अथॉरिटीज आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एओ उसके उस रजिस्ट्रेशन को विड्रॉ करेंगे, रिजाइन करेंगे, देन ओनली एओ के पास पावर आ जाएगी कि उनकी इनकम को रिकैलकुलेट करेगा विदाउट कंसिडरिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 एंड 35। क्लियर है? एक इसके अंदर बेनिफिट में एक और चीज मैं बताता हूं, वो क्या कि अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट हैं सेक्शन 11-12 के अंदर, और अगर आपको याद हो तो सेक्शन 215 में मीनिंग ऑफ चैरिटेबल पर्पसेस बताया गया था, तो उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था कि एनी अदर पर्पस ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी को चैरिटेबल नहीं माना जाता है अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाती है कोई भी एक्टिविटी रिलेटिंग टू ट्रेड कॉमर्स। कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? कुछ याद आ रहा है सर कि उसमें अगर कोई ऐसी एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है ट्रेड एंड कॉमर्स जो कि एक सर्टन अमाउंट से अगर ज़्यादा पाई गई तो वो चैरिटेबल नहीं माना जाएगा। यस प्लीज, यस। तो अब लॉ क्या कह रहा है? अगर किसी चैरिटेबल संस्था की एओ रिटर्न को वेरीफाई कर रहा था और अगर उसको ऐसा लगता है कि वो चैरिटेबल संस्था रजिस्टर्ड हुई थी फॉर जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए, यानी कि एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, और उसमें ट्रेड कॉमर्स का जो पैसा था वो स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा था, तो ध्यान रखना एओ के पास पावर आ जाती है कि वो सेक्शन 11 का बेनिफिट आपको नहीं देगा, इवन इफ चाहे उसकी जो रजिस्ट्रेशन थी वो अभी तक रिजाइंड हुई, विड्रॉ हुई या नहीं हुई। क्लियर है? मतलब बाकी केसेस में सेक्शन 10 और 35 में तो आपको वेट करना है, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर एक केस के अंदर आपको उसके रजिस्ट्रेशन विड्रॉल के लिए वेट नहीं करना है। क्या एओ इमीडिएटली विदाउट गिविंग बेनिफिट ऑफ सेक्शन 11 क्या आपकी इनकम को असेस कर सकता है अगर उसको ये पता चल गया कि उस एक्टिविटी में ट्रेड कॉमर्स इन्वॉल्व था जो कि स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा उसके अंदर फीस और सेस चार्ज हो रही थी? क्लियर है? यस सर। तो वैसे आप ये 2 पॉइंट छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल में नहीं है ये दोनों पॉइंट। आई होप सो 143.3 पूरा समझ आ गया है। यस सर, ठीक है। तो यही कुछ प्रोवाइजोस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको सारा करा दिया है। तो 143.3 हमारा हुआ खत्म। अब हम चलते हैं सेक्शन 144 पे, दैट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। चलिए अब आप मुझे बता दो बेस्ट जजमेंट कब होती है? आराम आराम से सुनेंगे। बेस्ट जजमेंट का मतलब क्या होता है? ऑफिसर अपनी जजमेंट इस्तेमाल करेगा, ठीक है, और आपकी इनकम को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। कब कब हो सकती है? ध्यान से सुनेंगे। अगर कोई पर्सन रिटर्न नहीं भर रहा 139(1) में, फिर ना ही उसने 139(4), 139(5), आपको याद होगा रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न्स,
आपने अपनी रिटर्न भरी नहीं, ना 139(1) में, ना 139(4) में, ना 139(5) में या फिर आपने 142(1) के नोटिस को कंप्लाई नहीं करा, मतलब आपने रिटर्न नहीं भरी थी, बावजूद इसके हमने आपको एक नोटिस भेजा कि प्लीज अपनी रिटर्न भर दीजिए, और आपने उसको भी कंप्लाई नहीं करा। ठीक है। एक और होता है, वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, डायरेक्शन फॉर ऑडिट होता है। 142(2)A के अंदर ऑफिसर आपको एक डायरेक्शन दे सकता है टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड, और अगर आपने उस डायरेक्शन को नहीं माना तो भी हम आपकी क्या कर सकते हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं। दोबारा सुनेंगे, बेस्ट जजमेंट कब कब हो सकता है, अगर किसी पर्सन ने 139(1), 139(4), 139(5) या फिर 142(1) ये जो नोटिसेस थे या वो जो रिटर्न्स थी वो आपने नहीं भरी, या नोटिसेस को आपने फॉलो नहीं करा, तो क्या आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने अभी पढ़ाया था 143(2) का नोटिस। तो वेयर अ पर्सन हैविंग मेड रिटर्न फेल टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ 143(2), इन केसेस में ध्यान रखना आपका क्या हो सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। और इसके लिए पहले आपको एक नोटिस आएगा। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैन बी मेड ओनली आफ्टर गिविंग assessee an opportunity of being heard in the notice to the assessee to show cause कि उसको इस सेक्शन में क्यों ना हम असेसमेंट को कंप्लीट करें। लेकिन इट विल नॉट बी नेसेसरी टू गिव नोटिस वेयर ऑलरेडी 142(1) का नोटिस जा चुका था उसके पास, शायद मैंने बताया भी था। अगर आपको 142(1) का नोटिस पहले मिल चुका है तो ध्यान रखना फिर 144 का नोटिस नहीं आता, डायरेक्ट बेस्ट जजमेंट हो जाती है। हाँ, अगर 142(1) का नोटिस नहीं आया तो क्या उस केस में डायरेक्ट बेस्ट जजमेंट नहीं होगी, पहले 144 में ही शो कोज आएगा और फिर 144 में ही बेस्ट जजमेंट को कंप्लीट किया जाएगा। सिंपल, क्लियर है। अब कुछ स्पेशल बातें ध्यान रखेंगे जरा, ऐसी समझ लो। बेस्ट जजमेंट को हम बोलते हैं गुस्से वाली असेसमेंट, मतलब आपने सामने वाले आदमी को परेशान करा इसीलिए क्या 144 हुआ। यस, तो याद रखना ये कभी भी फॉर द बेनिफिट ऑफ असेसी नहीं होती बेटा, कभी भी नहीं। मतलब अगर बेस्ट जजमेंट करते समय इनकम कम हो रही होगी या लॉस बढ़ रहा होगा तो इसका इफेक्ट नहीं लेना। इसका मतलब बेस्ट जजमेंट हमेशा या तो आपकी इनकम को बढ़ाएगी या आपके लॉस को गिराएगी, ध्यान रखना। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कभी भी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ असेसी नहीं होती है, ये ध्यान रखना है आपने। जल्दी बोलो, सर खत्म हो गया, 144 फिनिश। ठीक है जी, साफ लिखा हुआ है कि 144 में आपको किसी प्रकार का कोई भी रिफंड नहीं मिलता क्योंकि इट कैन नॉट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द असेसी। क्लियर है जी? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग सेक्शन 145। हमने बहुत बार पढ़ा है कि कोई भी पर्सन जब अपनी किताबें बनाएगा तो उसके पास एक चॉइस होती है कि चाहे तो वो अपनी किताबें बना सकता है ऑन कैश बेसिस, चाहे तो बना सकता है ऑन मर्केंटाइल बेसिस। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप एक बार चूज करते हो वो रेगुलरली आपने यूज करनी है। लेकिन अगर ऑफिसर कहता है कि मुझे पता चल गया कि आप हर साल अपनी अकाउंटिंग मेथड को चेंज करते रहते हो, कभी कैश, कभी मर्केंटाइल, कभी कैश, कभी मर्केंटाइल, तो लॉ कहता है कि इस सिचुएशन में भी हम तुम्हारी किताबों को रिजेक्ट करके क्या सेक्शन 144 में बेस्ट जजमेंट कर सकते हैं। यस, तो यही लिखा हुआ है, आप पढ़ के देख लीजिए। कहते हैं इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स subject to provision of subsection to be computed in accordance with either cash या mercantile system of accounting। कौन कौन सी पीजीबीपी और आईओएस की इनकम को आप कैश पे भी कर सकते हो और ऑन मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कर सकते हो। ठीक है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो नोटिफाई करेगी कि आपको कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस्तेमाल करना है। वेयर एओ इज नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंट्स, या जो भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप फॉलो कर रहे थे वो रेगुलरली नहीं कर रहे थे, तो एओ में मेक असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। क्या यहां पर भी हमारी असेसमेंट 144 में की जा सकती है? बिल्कुल। तो अगर पेपर में आ जाता है बताओ पीजीबीपी और आईओएस की इनकम
जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन सा फॉलो करना है, तो आपने क्या बोलना है, ईदर कैश और मर्केंटाइल, ठीक है जी। लेकिन जो भी फॉलो करोगे क्या वो रेगुलरली यूज करना है, ना करने पर क्या एओ के पास एक पावर आ जाती है, क्या वो बस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है, बिल्कुल। ठीक है सर, तो आप बताइए मुझे कौन कौन से सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। हमने 140 ए पढ़ लिया, 142(1)(1) पढ़ लिया, 142(1)(2) पढ़ लिया, 143(1) पढ़ लिया, 143(2) पढ़ लिया, 143(4)(3) पढ़ लिया, 144 पढ़ लिया। क्या यहाँ तक क्लियर है? आपको मालूम है, आपको समरी असेसमेंट पता चल गई, स्क्रूटनी असेसमेंट पता चल गई, सेल्फ असेसमेंट पता चल गई, आपको बेस्ट जजमेंट पता चल गई, ठीक है। अब यहाँ से पहले हम थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेते हैं टू अंडरस्टैंड कि इन असेसमेंट को पूरा करने के लिए टाइम लिमिट क्या होती है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ दीज असेसमेंट्स। आइए देखते हैं जरा, ऊपर हेडिंग डालेंगे टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। हाँ जी, लिखेंगे जरा। 143 और 144 की जो असेसमेंट्स होती हैं उन्हें ऑफिसर को कंप्लीट करना होगा। पहले होता था 21 महीने, अब ये कट गया है। फिर उसके बाद हुआ 18 महीने, ये भी कट गया है। 1 अप्रैल 2019 ऑनवर्ड ये 12 मंथ्स हो गया। तो अभी आपने कितना लर्न करना है, 12 महीने। तो 143 और 144 में जो असेसमेंट की जा रही है उनको कंप्लीट आपको कितने समय में करना है बेटा? सर वी हैव टू कंप्लीट इट इन द 12 मंथ्स। वेरी गुड, कितने पीरियड में? 12 मंथ्स में। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो यहां तक सबको समझ आ गया होगा? बोलो बेटा। अब ऊपर एक नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपने, डायरेक्शन फॉर ऑडिट। लिख लीजिए, डायरेक्शन फॉर ऑडिट। बहुत सिंपल है। अगर आप ऐसे कहानी सुनना चाहते हो तो मैं कहानी भी सुना सकता हूं। 142 2A से लेकर 142 2D तक, ठीक है जी। अब ये क्या कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। मान लो आपकी कोई प्रोसीडिंग चल रही है, मे बी 143 में चल रही है या 144 में चल रही है, कुछ भी चल रही है, और आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवाए गए थे और आप लेकर भी गए, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि ऑफिसर को आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज दिख रही है, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा ये किताबें आपने बनाई कैसे हैं, और ट्रांजैक्शन बहुत बड़ी बड़ी है, तो ऐसे में ऑफिसर आपको एक डायरेक्शन दे सकता है क्या, कि आप अपनी किताबों को ऑडिट करा के लाओ। समझ आ गया? तो ये है ऑडिट अंडर सेक्शन 142 2A, स्पेशल ऑडिट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्पेशल ऑडिट। पढ़िए जरा। द एओ में एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, मतलब जब प्रोसीडिंग चल रही होंगी, डायरेक्ट द असेसी टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिन्हें नॉमिनेट कौन करेगा? चीफ कमिश्नर या कमिश्नर। याद रखना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी किताबों को ऑडिट करेगा वो आपका खुद का चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जिसको खुद नॉमिनेट किया जाएगा बाय द चीफ कमिश्नर या कमिश्नर। और वो कब करेगा? अगर उसको ऐसा लगा है कि नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटीज पाई जा रही हैं, वॉल्यूम ऑफ अकाउंट बहुत बड़ा है, डाउट हो रहा है करेक्टनेस में, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ बिजनेस है, मतलब इनमें से कोई भी चीज अगर उसको लगती है तो क्या वो डायरेक्शन दे सकता है फॉर स्पेशल ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसे नॉमिनेट किया जाएगा खुद बाय चीफ कमिश्नर और कमिश्नर। ठीक है सर। एक बात इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन ऑफ ऑडिट कैन बी गिवन इवन इफ द अकाउंट्स आर ऑलरेडी ऑडिटेड, मतलब अगर आपके अकाउंट्स पहले से ऑडिटेड थे तो भी आपको री ऑडिट का डायरेक्शन दिया जा सकता है। मतलब समझ रहे हैं आप? समझ लीजिए कि आपके ऑलरेडी ऑडिट हुए थे तो भी मुझे लग रहा है कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तो क्या हम उसको री ऑडिट करवा सकते हैं? यस। बच्चा कहता है सर ये क्या टाइम लिमिट है इस, और क्या फॉर्म है जिसमें ये रिपोर्ट सबमिट होती है? याद रखना, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉमिनेट किया जाता है बाय द चीफ कमिश्नर और कमिश्नर,
उसको एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है इन द फॉर्म नंबर 6B। और इसके लिए पीरियड जो होता है ना वो उसमें डायरेक्शन में मेंशन होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि जो पीरियड मेंशन था उस पीरियड तक अगर मान लेते हैं आपका ऑडिट कंप्लीट नहीं हो रहा तो वो एक्सटेंड किया जा सकता है, बट इन एनी केस दैट एक्सटेंशन और ओरिजिनल मिलाकर 180 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। तो लिख लीजिए, द एग्रीगेट ऑफ द पीरियड ओरिजिनली फिक्स्ड एंड द एक्सटेंडेड पीरियड शैल नॉट बी मोर देन 180 डेज फ्रॉम विच द डायरेक्शंस ऑफ ऑडिट वर रिसीव्ड। क्लियर है। अब ऑडिट के खर्चे कौन बियर करेगा, तो ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि लॉ कहता है कि इट विल बी पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि होगा कितना, इट विल बी फिक्स्ड बाय द चीफ कमिश्नर। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की रेम्यूनरेशन को फिक्स कौन करेगा, चीफ कमिश्नर, बट देगी कौन, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है। एंड दैट्स ऑल विद द ऑडिट डायरेक्शन 142 2A से लेकर 2D तक। क्लियर है। यस सर। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉमिनेटेड कौन करेगा, चीफ कमिश्नर कमिश्नर, रेम्यूनरेशन तय भी कौन करेगा, चीफ कमिश्नर कमिश्नर, रिपोर्ट कितने पीरियड में सबमिट होगी, कौन से फॉर्म में सबमिट होगी, फॉर्म नंबर 6B में सबमिट होगी, विद इन द पीरियड जो कि स्पेसिफाइड होगा, अगर एक्सटेंशन चाहिए तो ओरिजिनल प्लस एक्सटेंशन मिला करके नॉट बी मोर देन 180। क्लियर है। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिट एक्सपेंसेस बियर कौन करेगा, तो इट विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है। वेरी वेल डन। तो मेरे ख्याल से ये भी हमारा खत्म हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में बचा क्या है। सर इस चैप्टर में हमारी 2 असेसमेंट्स बची हैं। ठीक है जी। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 असेसमेंट्स। कौन कौन सी, सर एक तो हमारी बची है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 147। ठीक है। और एक हमारी बची हुई है ऐसी असेसमेंट जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च और एक प्रिकॉशनरी असेसमेंट, यानी कि कुल मिलाकर 3 असेसमेंट मुझे आपको और पढ़ानी है और उसके बाद असेसमेंट प्रोसीजर का चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। तो पहले आप जितना मैंने कराया उसको अच्छे से पहले रिवाइज कर लीजिए, फिर रिमेनिंग 3 असेसमेंट को भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे कुछ ही देर में। ठीक है जी। चलो वेरी वेल डन। अब जाते जाते मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जितना मैंने कराया उसके बेसिस पर, तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है बेटा। ठीक है। लिखेंगे जरा। मेरा क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो कि 143.3 का जो स्क्रूटनी असेसमेंट होता है उसका कंप्लीशन कितने समय में होना चाहिए। ठीक है जी। दूसरा 143.2 का नोटिस सर्विस बाय व्हाट पीरियड, कब तक ये नोटिस हमें मिल सकता है। 143.1 में इंटीमेशन हमें कब तक आ सकता है, बाय व्हाट पीरियड वी कैन गेट इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143.1। ठीक है बच्चे। ठीक है सर। फिर आपने मुझे बताना है कैन 143.3 में इनकम बी रिड्यूस्ड, क्या 143.3 की असेसमेंट में आपकी इनकम रिड्यूस हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन, कैन 144 में रिफंड अराइज हो सकता है, कैन रिफंड अराइज अंडर सेक्शन 144। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख लीजिए। ये जो आपने कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट पढ़ा था, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपने जल्दी जल्दी में पढ़ा, ढंग से नहीं पढ़ा। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। विद इन 12 मंथ्स तो है, लेकिन 12 मंथ्स कहां से है पढ़ लो।
end of relevant assessment year in which income was first assessable. क्या मतलब है सर? देखो 20-21 प्रीवियस ईयर की इनकम असेसेबल कब होएगी? 21-22. तो दिस इज द फर्स्ट असेसमेंट ईयर इन विच इनकम वॉज असेसेबल. 31 मार्च 2022 यहां से आपको 1 ईयर यानी कि 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर इन विच इनकम वॉज फर्स्ट असेसेबल यानी कि 31 मार्च 2023 तक क्या ये असेसमेंट कंप्लीट करनी होगी. बिल्कुल. तो 12 मंथ्स, मैं रिपीट करूंगा, पहले 21 था, 12 हो. 12 कहां से काउंट करना? फ्रॉम एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इन विच इनकम वाज फर्स्ट असेसेबल. क्लियर है? ठीक है सर. चलिए, तो बहुत जल्द मैं असेसमेंट ऑफ इनकम पार्ट 2 लेकर आऊंगा जिसमें हम लोग रिमेनिंग असेसमेंट्स को पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीटली वाइंड अप हो जाएगा. ठीक है जी. चलो, आंसर जरूर देना बेटा सबने जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं.